वेलकम। ओपन है धनश्री मैम, म्यूट है आप। गुड इवनिंग सर जी। गुड सर इवनिंग अरुण। नमस्कार। नमस्ते जी नमस्ते धनश्री सर। मैम। आज बहुत नमस्ते। खुशी हो रही है, फिर से आपने सबको एक साथ जोड़ दिया। वाह, बिल्कुल बहुत ही खुशी हो बिल्कुल रही है सर। जी, आज थैंक यू सर। कुछ नया देने वाला हूँ, इसलिए पक्का मैंने सबको पक्का। सबको फ्री कर दिया। मैंने कहा 1 महीने में मैं बहुत कुछ दे जाऊंगा। जो लोग हमारे पुराने मित्र हैं, जो छूट हाँ गए हैं, सर। हमारी प्रतिमा मैम भी जुड़ गए। प्रतिमा मैम सर गुड वाह। नमस्ते। इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून और रात की जी। क्लास की हैबिट हो गई ना गुड इवनिंग बोलने की। जी जी, बहुत हेलो मैम। बढ़िया। हेलो। आज प्रतिमा में मैं एक शेयर करता हूँ आपसे। महाराष्ट्र का एक केस है मेरे पास, एंकोलॉजिंग हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस का। ओ केवल 2 प्रोटोकॉल से क्योर हुआ है, केवल 2 प्रोटोकॉल से। ओ आप वेरी बिलीव करोगे? और हाँ बैस के मैंने सोच लिया था इसको मैं बैस से ही ठीक करूंगा। केवल हमारा बैस, आपको याद हो, हाँ हाँ। आर्थराइटिस में, वो दो ही राइट बेस राइट। को मैं 2 ग्लोबल से एमएमपी बनाया D4 में, हम्म। और हम्म। उसको कंटिन्यू, पहले 2 ग्लोबल्स, देन हाँ हाँ। 3 ग्लोबल्स, एक एक ग्लोबल्स हर 5 डेज में बढ़ाता चला गया। ओ आज अभी 45 हम्म। ग्लोबल्स लेने के बाद में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के 99% सिम्टम डिसअपियर हो गए विद इन थ्री एंड वेरी हाफ वेरी मंथ उसका बहुत पूरा अच्छा सर। उसका पूरा हम्म। डेमो बना रहा हूँ, आप लोगों को डालूंगा मैं। हाँ मतलब हाँ हम हाँ। लोग बहुत अच्छी तरह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी रिलीफ दे रहा है। अभी मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ उसका HLA-B27 नेगेटिव करने पे। ये बहुत राइट बड़ा राइट। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज हम्म। है जी। सर अभी मैं तो क्लिनिक में हूँ, मेरी एवियन की पेशेंट चल रही है अभी। मैंने बहुत सोचा बढ़िया। क्लास भी अटेंड करती हूँ, वो भी करती हूँ। बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी एवियन है। के पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। सर जी गुड आफ्टरनून। जी सर, विजय सर कैसे हैं? हाँ सर, मैंने आपका एक लफ्ज सुना भी एंकिलोडिंग स्पॉन्डिलोसिस का, तो मेरे पास रिसेंटली पेशेंट चल रहा है। तो उनका जी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है सर कि एक हाँ सर, अब बोलिए। सर उनका प्रॉब्लम क्या है ना कि एक आंख लेफ्ट वाली रेड हो रही है। जी तो डॉक्टर एस, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ आप बोलिए विजय सर। रेड हो रही आइस। हाँ, रेड आइज हो रही। तो अभी मेरा मतलब 1 साल से उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी तक तो पूरा पेन कम है, उनका कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आई सर्जन के पास मैंने भेजा, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो फिर उन्होंने क्या सजेशन दिया कि उसके वजह से आपका ये आंख रेड हो रहा है, तो उसको आपको रूमेटोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा। स्टार्ट ਕੀਤੀ ती करी अंकल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ आवाज आ रही। एक्चुअल में क्या है गुरुदेव, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। S12W को लीजिएगा, ठीक है, हाँ हाँ। T5 में, है ना, और उसमें ओके 2 ड्रॉप बी की डालिएगा और उसको फ्रीक्वेंटली चला दीजिएगा। केवल 5 to 10 डेज चलाइएगा, फिर देख लीजिएगा। आप जरूरत हो तो कुछ दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा, सबसाइड हो ओके। जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी चलिए दोस्तों, टाइम हो गया हमारा, शुरू करते हैं सर हम गुड लोग। आफ्टरनून। जी जी संपत तो सर। बढ़िया सर। सर जी बहुत अच्छा लगा, बेसिक फिर से कर रहा हूँ सर। जी, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। ओके सर। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। कृपया करके सारे लोग म्यूट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग दूसरे लोगों को परेशानी न कर पाए आप। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है दोस्तों, ओके सर। शुरू करते हैं। सब म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, आज हम लोग एक नया साइंस लेकर चल रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा एडवांस कर दिया है। पुराने जो मैंने पढ़ाए थे उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्योंकि काफी लोग मुझे ये कहते थे कि आप बहुत सारी मेडिसिन बता देते हो, बहुत सारी। ठीक है, तो मैं पिछले 6 महीने से अलग अलग लेवल पर काम कर रहा था। हमने अलग अलग ग्रुप बनाए, जिसमें हमारे धनश्री मैम है, मल्लिका मंचानी मैम है, इन लोगों ने गायनिक ग्रुप संभाल रखा है। और भी मेरे कुछ कलीग्स हैं जो बून पे काम कर रहे हैं, हमारे गुरु सर, हमारे राकेश भारद्वाज सर, संजय सर बून पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र बांट दिए कि यार अपने अपने लेवल पर आप काम कीजिए।
हमारे कुछ दोस्त किडनी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं बेसिकली दूसरे साइंस से रिलेटेड थे, तो मैंने उनको ऐसे सब्जेक्ट दिए कि भैया आप लोग इस पे काम कीजिए, क्योंकि हमको मिलके काम करना है और इलेक्ट्रोमैथ साइंस को एक लेवल पर लेकर जाना है, थोड़ा सा साइंस, क्योंकि मुझे इतना इलेक्ट्रोमैथ अभी भी नहीं आता। मैं कर रहा हूँ कोशिश, जितना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दे देता हूँ, सबको बता देता हूँ। हमारा ग्रुप इसी पे काम कर रहा है। हम लोग कभी कोई प्रोटोकॉल छुपाते नहीं, हम शो करते हैं, और वो कारण है कि आज हमारे जितने ईच फैमिली मेंबर है सब टॉप क्लास पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी सर्च किया है, मैंने जो अभी इलेक्ट्रोमैथ में सीखा है, वो बेसिकली थोड़ा सा चेंज करके सीखा है। कई लोग एमएमपी ग्लोबल्स पे काम कर रहे हैं, कई लोग D5, D5, D6, D7 मतलब 19 रेशियो पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग 147 पे काम कर रहे हैं। सब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईएच के मान्यता के लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन अड़ंगा वहां आता है जहां साइंटिफिक अप्रोच होता है। अब साइंटिफिक अप्रोच जब आप किसी भी टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर देखेंगे, तो दिक्कत क्या है ना, हमारे इलेक्ट्रोमैथ डॉक्टर, आप भी बुरा मत मानिएगा अगर कोई करता हो तो, हम केवल प्रोटोकॉल्स पे ध्यान देते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये डिसीज है, ये प्रोटोकॉल उठा के दे दो, है ना। 4 महीने पुरानी रिपोर्ट है और आप वो उठा के दे देते, भाई ये 4 महीने पुरानी की रिपोर्ट है, आप इसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बता दो। भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथ में केवल और केवल प्रोटोकॉल नहीं होता। कोई भी प्रोटोकॉल एक डिसीज के लिए सेट नहीं करता, कभी नहीं करता। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, कभी भी एक प्रोटोकॉल एक दूसरे पे कभी भी लीगली काम नहीं करेगा। आपको अनुभव लाना पड़ेगा। आप एक, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं 8 ट्राइंगल पे पढ़ाता हूं, मेरा सब्जेक्ट ही अलग है, मैं इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूं, और इस पे रिसर्च करने के वजह से कुछ लोग कहते हैं यार ये होम्योपैथ जैसा बढ़ाता है, लेकिन मैं आपकी इलेक्ट्रोमैथ मेडिसिन को इसी में जोड़कर बताता हूँ ना, कोई अलग थोड़ी मैं करता हूँ, है ना। तो आप और मैं मिलकर जब काम करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैथ बहुत ही एक्सटेंशन है होम्योपैथ का, होम्योपैथ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अगर मैं सही हूं तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को, आप लोगों को ये चीज पता लगेगी कि वहां पर बहुत ज्यादा इस चीज का, वहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैथ का बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है। अभी कैसा है, पहले ही नहीं पता है आपको। आप प्रोटोकॉल, जितने इलेक्ट्रोमैथ चिकित्सक है केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अरे हम भी वही चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं प्रोटोकॉल आप खुद बनाओ, किसी से पूछना नहीं, आप खुद बनाओ। इलेक्ट्रोमैथ में अगर आप किसी भी चीज को देखते हो और होम्योपैथ को देखते हो तो बहुत डिफरेंस देखो आप। कई लोग बोलते हैं होम्योपैथ, अरे भाई होम्योपैथ की मेडिसिन करना बहुत डिफिकल्ट है, हमसे पूछो, मैं BHMS भी हूँ, है ना। थ्योरी में नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से समझाया गया थ्योरी को, किंतु उसकी प्रैक्टिस नहीं समझिए। कोई भी चिकित्सक जो होम्योपैथ का प्रैक्टिस नहीं समझता, सालों लगते हैं उसको प्रैक्टिस करने में, सालों। आप देख लो आपके आसपास होम्योपैथ डॉक्टर्स होंगे जिनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने काम नहीं किया, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक सिस्टम के रूप में काम कर रहा है ना। आपको याद रखना है, एक सिस्टम के रूप में काम कर रहा है ना। और जब सिस्टम के रूप में काम कर रहा है तो आपको याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्वयं इंडिविजुअलाइजेशन नहीं है, जैसे कि होम्योपैथ में होता है, एक इंडिविजुअलिटी के आधार पर आप ट्रीटमेंट करते हो, है ना। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एक कॉम्प्लेक्स रूम होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स। अब वो कैसे होता है, आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ काम कैसे करता है ना। थ्योरीज अलग है, मैं पुरानी थ्योरीज नहीं बताऊंगा, एकदम नई थ्योरीज बताने वाला हूं, जो मैं काम कर रहा हूं उस पर बता रहा हूं। ये सेल है, ठीक है। आप जब देखते हो कि जीन्स का डेवलपमेंट होता है ना, इलेक्ट्रोमैथ जीन्स का एकमात्र चिकित्सा पद्धति है, सीधे जीन्स के लेवल पर बात करती है कि मैं जीन्स को यहां पर काम कर रहा हूं। जी कृष्ण कुमार केसरी जी, गुड गुड आफ्टरनून। यहां पर ये सेल है ना। अब सेल है तो सेल तो ओवम भी है, स्पर्म भी है ना। 23 पैर, लेकिन जब हिप्लॉइड नंबर में आते हैं, यानी ये ओवम आया, ये आपका स्पर्म आया और ये मिले, ये जायगोट बना आपका, है ना। तो 23 इसके और 23 इसके मिले, ये दोनों मिलकर यहां पर बने, है ना। अब ये डेवलपमेंट हुआ, है ना। ये एक स्पेशल एफिनिटी को लेकर डेवलप हो रहा है ना। ये एक स्पेशल एफिनिटी को लेकर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जब बेसिक एफिनिटी आपके बॉडी में डेवलप कर रहा है
तो ये जीन्स यहां से डेवलप हो रहे हैं। तो कोई भी अगर नया इश्यू बनेगा तो यहीं से बनेगा, अगर यहां से बनेगा तो आप यहीं से शुरू करिए। हमें डिसीज का ट्रीटमेंट करना है तो हम जेनेटिक लेवल से कर सकते हैं, हम जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को भी रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बस ये देखने की जरूरत है आपको। मैंने इसीलिए उदाहरण बताया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसीज होती है, आपकी बॉडी में जो डिफेंस सेल्स होती है HLA सेल्स, है ना, आपको मालूम होगा CD4 सेल्स HIV के लेवल पर, ये सब डिफेंस सेल्स होती है ना, ये ही हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो क्या हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं? जी नमस्ते सर, कुंदन खोरे सर नमस्ते। ये चीज हम बिल्कुल रीजनरेट कर सकते हैं। आप और मैं कैसे काम करेंगे मैं वो सिखाने जा रहा हूं दोस्तों। मेरी मेहनत है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं देना चाहता हूं। आप कितना अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, भूल जाइएगा। याद रखिए ये सेल है ना। मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं कि आपकी बॉडी में जब ये इशू कोई नया जनरेट हो रहा है तो यहीं से डेवलप हो रहा है। तो उसकी जितनी भी बीमारी होगी, उसका जितना भी, हम लोग इलेक्ट्रोमोपैथ के तरीके से समझ रहे हैं, मैं एक एक को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पर आप जितने भी तरीके से समझ रहे हैं कि यहां पर जब उसका डेवलपमेंट होगा, टेम्परामेंट होगा, उसकी रोग उसी टेम्परामेंट में पनपेंगे, है ना। वो चाहे लिम्फेटिक हो, चाहे सेंग्वाइन हो, मिक्स हो, नर्वाइन हो, किसी भी बिलियस टेम्परामेंट का हो, वो वहीं पे पनपेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? सेल से होगी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि सेल का क्या रीजन है। जी देवंगन सर, जय मेटी। यहां पर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी का ट्रायंगल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी चीज यहां पर डेवलपमेंट देखेंगे तो यहां पर आएगा आपका DNA। ये भी सेल बनेगा ना तो इसके अंदर भी DNA पाया जाएगा, RNA पाया जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल्स पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमोपैथ क्या कहता है? इलेक्ट्रोमोपैथ ये कहता है कि वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द काजेस ऑफ डिसीज। यानी आपकी बॉडी में ब्लड और लिम्फ का दूषित होना है तो वो डिसीज को कॉज करता है, ठीक है। हम भी उसको प्रूव करना चाहते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूं यहां पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या बोलता है, एनाटॉमी क्या बोलता है और पैथोलॉजी क्या बोलती है। तीनों ट्रायंगल आपको यहां पर शो करना चाहता हूं कि सेल तीनों ट्रायंगल के बीच में फंसी हुई है। यदि आपकी बॉडी में आपने कुछ खाया, न्यूट्रिशन लिया और न्यूट्रिशन प्रॉपरली वहां पर ओके है, देन आपकी फिजियोलॉजी बिल्कुल ओके हो गई, ठीक है। लेकिन उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आपने अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टरबेंसेस करके किसी भी प्रकार से अगर इरेगुलरिटीज डाल दी, ठीक है, तो आप मान लो आप लेट रात को बहुत लंबे समय तक जागते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, काम करते हैं, लेट सोते हैं, जल्दी उठते हैं, भागते हैं तैयार होके, कभी नाश्ता मिल रहा कभी नहीं कर रहा, मालूम है आपने पूरी बॉडी की पूरा रूटीन को डिस्टर्ब कर दिया। आपने सबसे पहले फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब किया। अब जब फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई तो वो सीधा जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है उसको कहेगा कि भाई मेरे में तो परिवर्तन है, आप में भी परिवर्तन आएगा, और डेफिनेटली एनाटॉमिकल परिवर्तन आना शुरू होता है। आपको बहुत सारी डिसीज डेवलप होना वन बाय वन शुरू होती है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। अगर आप एब्डोमिनल कैविटी में देखते हो, आप बहुत ज्यादा जाग रहे हो, एसिडिटी आने लगती है ना। धीरे धीरे एसिडिटी के बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन आने लगता है ना। जी प्रफुल्ल सर, गुड आफ्टरनून। तो यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन आया, कॉन्स्टिपेशन के बाद एसिडिटी और हो गई, आप देखो गैस्ट्रिक लेवल पर गैस्ट्राइटिस शुरू हो जाता है, ठीक है। धीरे 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 देखो आपका इंसोम्निया, हेडेक, ये सब होने लगता है। शुरुआत कहां से हुई है? एब्डोमेन के लेवल। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन खराब हुए ना, उसके कारण क्या हुआ? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे लोड आना शुरू हो गया। अब जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे लोड आया, इसी के कारण आपकी बॉडी में पैथोलॉजी डेवलप हो गई, है ना। ये ट्रायंगल है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एक अच्छा इलेक्ट्रोमोपैथ चिकित्सक यदि प्रिंसिपल को समझ जाए, इलेक्ट्रोमोपैथ के प्रिंसिपल को समझ जाए, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटी जी ने तो आपको मक्खन परोस के दिया है, 8 ग्रुप 9 ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी सेट आपके हाथ में दे दिए, है ना। और आजकल तो 2-2 मेडिसिन बढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ इलेक्ट्रिसिटीज नई बन गई है। अभी लिम्फेटिको ग्रुप में भी एक मेडिसिन को किसी डॉक्टर ने नया ऐड कर दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रोमोपैथ को कितना आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए जब आप यहाँ सेल्यूलर मोशन की बात करते हैं, यहीं से शुरू होता है आपका प्रिंसिपल। यानी आपने कोई चीज खाया, खाने के बाद में यहाँ पर आपका ऑक्सीजन गया, ये न्यूट्रिशन गया। ये कैसे गया? खाया, खाने के बाद स्टमक में आया, स्टमक ने उसको डाइजेशन की प्रोसेस को शुरू किया। तो यहां पर स्टमक सबसे पहला हथियार होता है,
ठीक है, स्टमक सबसे पहला हथियार होता है। देन यहां से जितना भी अब्जॉर्प्शन हुआ स्टमक के बाद में पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लेवल से हुआ और उसके बाद लीवर पे गया। लीवर ने एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस के आधार पर उसको एक्सेप्ट किया, है ना। और उसके बाद वहां से जितना एनाबोलिक कैटाबोलिक, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक, यानी आपके बॉडी के अनुरूप बनाना और आपके बॉडी से वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालना, यानी कैटाबोलिक। उसके अनुरूप वहां पर पूरा फंक्शन करने के बाद में किडनी के माध्यम से बाहर निकालना। ठीक है, तो अब याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मोशन देखिए आप यहां पर जब मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा तो कोई भी केमिकल या कोई भी न्यूट्रिएंट जब आप खाते हो ये पर्टिकुलर सेल के अंदर गया, डिफरेंट जगह पर अपना मूवमेंट करता रहता है ना। और डिफरेंट जगह पर मूवमेंट करता है तो हर पार्ट को सेल के अलग अलग लेवल से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेल के प्रत्येक पार्ट में जिसको जितना भी वहां पर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, मॉलिक्यूल्स आपको पता है दोस्तों, सारी चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, जो भी चीज इस सेल को चाहिए होती है, जितनी आवश्यकता होती है इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, इसी मॉलिक्यूलर मोशन के माध्यम से वहां पर मूवमेंट करता रहता है। इसीलिए तो आपको मैं ये इसीलिए समझा रहा हूं, इस मॉलिक्यूलर मोशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो सिंथेसिस दे देना आप, है ना, सेकेंड में, और अगर ये लिक्विड में देना और ये ग्लोबल्स में देना। इस पूरे मॉलिक्यूलर मोशन को करेक्ट कर रहा है, ये मेरा पिछले 3 साल का अनुभव बता रहा हूं। जो लोग एमएमपी ग्लोबल्स में काम करते हैं, D5 में ग्लोबल्स बना करके दे देना सिंथेसिस का। अब सिंथेसिस क्या होता है आपको सबको पता है, आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस को यहाँ नॉर्मलाइज कर देता है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि जब यहां पर न्यूट्रिशन जा रहा है तो भाई ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, ये आपके सेल को मिला, ठीक है। अब सेल को मिला तो अगर आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ है तो एनाटॉमी पे लोड कैसे आ रहा। जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ है तो क्या ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपर आपके सेल को मिल रहा है, आप डिसाइड कीजिए, है ना। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपकी सेल को कम मिल रहा है, ठीक, अभी कम मिल रहा है। अब मुझे बताओ, जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल को कम मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा क्या, क्या वहां पर बर्निंग प्रोसेस होगा, क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो यहां पर एटीपी क्या बनेगा, कम बनेगा, एनर्जी कम मिलेगी, क्या सेल वैसे काम कर पाएगी, यानी सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, एनर्जी एटीपी कम बन रही है, सेल एबनॉर्मल तरीके से काम कर रही है, एबनॉर्मल वर्क ऑफ सेल। अब एबनॉर्मल वर्क ऑफ सेल है तो भाई एबनॉर्मल वर्क कर रही है मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैथ का सिद्धांत कहता है यदि कोई ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम करता है तो हाइपर, जरूरत से कम काम करता है तो हाइपो, यही कहते हो ना आप। यानी यहां पर ये एबनॉर्मल वर्क 2 प्रकार का हुआ, एक हुआ हाइपर और एक हुआ हाइपो, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया, ठीक है। यानी यहां पर इस सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिला, अब न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिला वो बाद में बात करते हैं, लेकिन कम मिला, एनर्जी एटीपी कम बनी, एबनॉर्मल वर्क ऑफ सेल, सेल ने एबनॉर्मली वर्क करना शुरू कर दिया, किसी में बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, किसी में बहुत ज्यादा कम कर रही है, ये तो कह रहे हो ना आप, हाइपर वर्क एंड हाइपो वर्क, यही आप डिसीज का डायग्नोस कर रहे हो, है ना। अब ये हाइपर और हाइपो को समझे, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा टेम्परामेंट देखते हैं, हम लोग ये बोलते हैं ब्लड और लिम्फ का दूषित हो जाना, आप यही बोलते हो ना, ब्लड और लिम्फ का दूषित हो जाना। कई स्टेजेस मिलेंगे आपको, कई स्टेजेस ऐसी मिलेगी जिसमें एक स्टेज में आपको ब्लड बढ़ा हुआ मिलेगा, लिम्फ घटा हुआ मिलेगा, और जो मिक्स्ड स्टेट होती है, यानी आप यहां पर ब्लड बोल रहे हो सैंग्वाइन टेम्परामेंट को, लिम्फ बोल रहे हो आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट को, और मतलब याद रखना मैं जो बता रहा हूं, और मिक्स यानी कि दोनों को, है ना। तो जब आप सैंग्वाइन टेम्परामेंट की डिसीज देखोगे तो सैंग्वाइन टेम्परामेंट में ब्लड बढ़ा हुआ मिलेगा, लिम्फ घटा हुआ मिलेगा, ये कुछ नहीं, मिक्स में कुछ नहीं, ठीक है, यहां पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहां पर 2 कंडीशन डेवलप हर टेम्परामेंट में होगी, एक तो ब्लड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, जब ज्यादा होगा सैंग्वाइन टेम्परामेंट का हाइपर फंक्शन है, यहां पर कम होगा सैंग्वाइन टेम्परामेंट का हाइपो फंक्शन है। इसी प्रकार से
यदि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में लिम्फ कम मिल रहा है, यानी कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का कम फंक्शन हो रहा, या लिम्फ ज्यादा मिल रहा है अर्थात लिम्फेटिक टेम्परामेंट का ज्यादा मिलना। अगर मिक्स है तो दोनों, या तो दोनों ब्लड और लिम्फ दोनों ज्यादा मिलेंगे, या ब्लड और लिम्फ दोनों कम मिलेंगे। ठीक है, बस ये हो गया पूरा ट्रीटमेंट। इस पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है मित्रों, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर द बेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथ। मेरे करीब 14-15 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मेरे क्लासमेट हैं और टॉप क्लास प्रैक्टिशनर हैं दोस्तों। जब उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मुझसे बात किया, मैंने उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज दिया, विद इन 5 to 10 डेज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। आपको याद होगा, आप में से कई सीनियर हैं जो हमारे ग्रुप में नहीं है, वो भी जानते हैं, जनरल टानी D6 में C111Y, है ना, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, इंसैम्निटी जैसा कंडीशन उनको हो रहा था, विद इन 10 डेज कंप्लीट क्योर। बोले क्या दिया यार, हमारे एलोपैथ में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लड और लिम्फ का ये पूरा लेवल आप केवल तय कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, बस ये सीखना है आपको। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में केवल ये 3 चीज को आप यहाँ पर इस सिद्धांत के ऊपर फोकस कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। मेटी जी ने तो बहुत अच्छा साइंस दिया आपको, बहुत ही यूनिक साइंस आपको दिया, साइंस बहुत इजीली दिया उन्होंने। अब यहां इस चीज को आपने प्रिंसिपल को समझा कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का साइंस है, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द काजेस ऑफ डिसीज। हमने उसको क्लियर कर लिया कि कोई भी सेल है, ऑक्सीजन जब वहां पर कम मिलेगी, न्यूट्रिशन कम मिलेगा, एनर्जी कम बनेगी, अब नॉर्मल वर्क सेल करेगी, या तो हाइपर में जाएगी या हाइपो में जाएगी। अब हाइपर और हाइपो में गई तो उसका मतलब गलत लगा लिया हम लोगों ने। यहां पर यह देखना है ब्लड और लिम्फ 2 तत्व हैं, इनमें से कौन ज्यादा हो रहा, या इन दोनों में से कौन ज्यादा, दोनों कम। दोनों ज्यादा दोनों कम भी हो सकते हैं, एक ज्यादा एक कम भी हो सकता है मिक्स में, है ना, एक्यूट और क्रॉनिक में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एक्यूट डिसीज होगी सबसे पहले ब्लड प्रभावित होगा, सबसे पहले ब्लड, क्योंकि लिम्फ उसी में से छनकर बाहर निकलता है ना। तो सबसे पहले ब्लड, उसके बाद लिम्फ होगा। और लिम्फेटिक चैनल मेनली आपकी पूरी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पूरी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने में सबसे बेस्ट लिम्फ का, मिडिल मैन का काम करता है दोस्तों, वो बात की बात। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम इसको प्रूव करने की बात करते हैं दोस्तों। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। यूरिक एसिड कितने लोग जानते हैं, है ना, यूरिक एसिड कितने लोग जानते हो आप में से, आप मुझे बताइए। यदि यूरिक एसिड को आप जान रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप अकॉर्डिंग टू बॉडी, मेंटल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस देख रहे हो, है ना, जनरली आप यही देखते हो फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल में। ठीक है, आप अगर देख रहे हो, अगर हाई बीपी हुआ तो किस में जाएगा, ऑफकोर्स हाइपरटेंशन में जाएगा। हाई बीपी जा रहा है, आप उसको पॉजिटिव मानोगे या नेगेटिव मानोगे, है ना। हाइपो में जा रहा है तो, है ना। यही कारण है दोस्तों, हमें इन्हीं चीजों को समझना है। अगर मैं यूरिक एसिड की बात करूं, है ना, उसके बाद में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल की बात करूं, तो आप बहुत इजीली इसको समझ पाओगे दोस्तों। सबसे पहले अगर आप एक्यूट कंडीशन की बात करो, ब्लड में अगर एक्यूट यूरिक एसिड हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, है ना, यही कंडीशन डेवलप होगी, एक्यूट कंडीशन। आप बोलोगे भाई ब्लड में यहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिक एसिड है, कलेक्ट हो गया, यानी एक्यूट कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इस एक्यूट कंडीशन के कारण धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपके जॉइंट में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया, आपको अर्थराइटिस हो गया। आप इसे एक्यूट मानोगे, क्या मानोगे आप, है ना, क्या मानोगे आप, सब एक्यूट। अब यही आगे जाकर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस बना, आप इसे क्या मानोगे, मैं तो ये मानता हूं सर। ठीक है, मैं इसे एक्यूट, इसे सब एक्यूट, इसे क्रॉनिक मानता हूं ओस्टियोआर्थराइटिस को। लेकिन ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का साइंस नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ये कहता है कि ब्लड और लिम्फ का प्यूरिफिकेशन यहां पर कर दीजिए, डिसीज ठीक हो जाएगी, है ना। हम तो पैथोलॉजी की तरह से चले गए, लेकिन बहुत जरूरी है दोस्तों नॉलेज होना, क्योंकि हमारे नॉलेज के बल पे ही हमारे तो मेडिसिन दिया हुआ है। आप देखो स्क्रोफ्लोसो ग्रुप दिया हुआ है आपका,
आपको कैंसरोसो ग्रुप दिया हुआ है, आपको एंजाइटी को ग्रुप दिया हुआ है, आपको फेब्रिफिगो दिया हुआ है, आपको पेक्टोरल दिया हुआ है, आपको वर्मीफिगो दिया हुआ है, आपको वेनेरियो दिया हुआ है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटीज दी हुई है, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं। सभी ग्रुप एक साथ प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में क्लियर इंडिकेशन है ऑर्गन्स की रेमेडी है ना, ऑर्गन्स की रेमेडी है। आप मुझे केवल इतना बताओ, जब ये एक्यूट था तो किसी ऑर्गन में था क्या? नहीं ना, ये तो ब्लड और लिम्फ में था। जब ये एक ऑर्गन में आया, जॉइंट्स के लेवल पर आया, तब सब एक्यूट में चला गया। और जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ तो ये तो पूरी बॉडी में हर जॉइंट में आ गया। अब आप मुझे बताओ कि आप जब 19 रेशो 147 रेशो की बात करते हो तो आप कितनी तेजी से यहां पर इनको ठीक कर पाओगे, है ना। अगर कोई डिसीज केवल इतनी दूर में है तो 19 रेशो, अगर इतनी दूर में है तो 147 रेशियो। बहुत जबरदस्त काम करता है ये। एनएल सिन्हा जी ने बहुत ब्रिलियंट तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ये चीज बताई थी। इसलिए मैं उनको बहुत मानता हूं, उनकी पूरी थ्योरी को फॉलो करता हूं, ठीक है। याद रखिएगा, ये जितने भी ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड करने की जरूरत है। कई बार मैंने स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि भाई जैसे डिप्रेशन हो रहा है, आप S1, C1, A1, F1, RE का उपयोग कर रहे हो, सेकेंड डायल्यूशन बहुत मास्टर रेमेडी है दोस्तों, है ना। लेकिन कभी आपने S12, C1W को D4 में RS बेस स्मेल कराया आपने? अगर कराया होता तो कभी बोलते नहीं कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, इससे ही मैंने डिप्रेशन ठीक कर दिया। विद इन 5 मिनट्स डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, है ना, विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये चीजें केवल प्रैक्टिकल अनुभव पे है, इन थ्योरीज पर आधारित है। आपको जब ऑर्गन्स की रेमेडी दी गई है कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परामेंटल प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना सीख दीजिए। मैं कल आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, आज केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये प्रिंसिपल है कि कोई भी रोग अगर डेवलप हो रहा है तो वहां पर बहुत, अभी मान लो किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है ना। अब यूटीआई हो रहा है तो भाई हमको तो पता है एक्यूट कंडीशन है ना, एक्यूट कंडीशन है, पॉजिटिव है, मेडिसिन क्या दोगे? अभी पॉजिटिव का मतलब मैंने बताया हाइपर है ना, हाइपर है, क्या करोगे? नेगेटिव दोगे। आप कोई भी मेडिसिन यहां पर D6 दे देना, यहां D5 दे देना, यहां पर D4 दे देना, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करेगी न्यूट्रिशन के बिहाफ पर, है ना, न्यूट्रिशन के बिहाफ पर। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा डीप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में प्रॉब्लम है तो क्या ये काम करेगा? न्यूट्रिशन काम करेगा वहां पर? वहां पर जब डीप में होगा आपको मोर नेगेटिव जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना नेगेटिव जाओगे क्यूरिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यहां पर D4 देकर आपने लड़ने की ताकत डाल दी, वो बिल्कुल करेक्ट है, आप लड़ने की ताकत डाल रहे हो वहां पर, लेकिन क्योर करना है तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव आना पड़ेगा वहां पर। और यहां पर नेगेटिव से आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव का जो सिद्धांत होता है वो 100% यहां पर लागू होता है दोस्तों, 100%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने के लेवल पर दोस्तों, ठीक है। तो ये एक साइंस है, अगर इस साइंस को आप समझ लो तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, ब्लड और लिम्फ से कंपोज्ड होती है ना। किसी भी पार्ट में कोई भी, भाई हम तो कहते हैं ऑर्गन्स की रेमेडी है, इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर्स यही तो कह रहा है ऑर्गन की रेमेडी है, ठीक है ना। एक ये सेल है, कई सेल आपस में मिल गई, इस सेल ने क्या बना दिया? ऑर्गन बना दिया, सॉरी टिश्यू बना दिया। अब ऐसे कई टिश्यूज मिल गए, ये टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बना दिया, ऐसे कई ऑर्गन मिल गए, वो ऑर्गन ने मिलकर अपना एक सिस्टम बना लिया, और सिस्टम मिलकर बॉडी बना दिया। यही तो हुआ है ना। तो यही हुआ है, तो इसीलिए मेटी जी ने हर सिस्टम के हिसाब से मेडिसिन दे दी आपको। ये पूरा आपका जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, ये एंजाइटी को आपके सेंग्वाइन टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पूरा, ये कैंसरस हो आपके मिक्स टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग,
आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, केवल टेम्परामेंट सिलेक्शन करना आना चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड डायग्नोसिस ऑफ टेम्परामेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। केवल अपना कमांड करिए आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी पर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के प्रोटोकॉल्स केवल आप किसी भी, बहुत सारे मटेरिया मेडिका है, एनएल सिन्हा जी के मटेरिया मेडिका है ना, बहुत ब्रिलियंट है। स्टूडेंट क्रॉस की मटेरिया मेडिका बहुत ब्रिलियंट है। अभी आर के गुप्ता सर ने बुक निकाली, बहुत अच्छी है। एक डॉक्टर विनोद सर हैं वेको वाले, उनकी बहुत अच्छी है। रविसन इंडिया के बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी है। ये सारी आपको बहुत सारे, डॉक्टर राजेश शर्मा जी के मटेरिया मेडिका है। आप केवल मटेरिया मेडिका की स्टडी कीजिए, साइमल्टेनियसली फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी की स्टडी करिए, नथिंग। 1 साल अपने दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, 1 साल, केवल 1 ईयर। हमारे ग्रुप मेंबर जितने हमारे सीनियर भाई बहन है उनसे पूछ लीजिए, 1 साल के बाद में टाइम नहीं है फोन पे बात करने का, ना मेरे पास ना आपके पास, है ना। याद रखिएगा, यही चीज हम लोग चाहते हैं। हम जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को देख रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जैसा साइंस नहीं है दूसरा, होम्योपैथ से कई गुना अच्छा है। मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं, याद रखिएगा दोस्तों। जब यहां पर हमने टेली किया होम्योपैथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का, तो 2 सब्सटेंसेस हमको डिफरेंट नजर आए, है ना। ये कांस्टेंट न्यूट्रिएंट्स को जो प्रिजर्वेशन करते हैं, आप जब न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उसको प्रिजर्वेशन कहाँ कर रहे हो, ब्लड और लिम्फ में, है ना। ये अलग अलग फंक्शन करते हैं दोस्तों दोनों, ब्लड का फंक्शन अलग, आपका लिम्फ का अलग, दोनों अलग अलग करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का चेंजेस होगा एक दूसरे लिक्विड में, ब्लड और लिम्फ में, आवश्यक रूप से होता है ना। किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी, आप और मैं दोनों को देख लो आप, है ना, दोनों में अगर देखेंगे तो डिफरेंस दोनों में नजर आएगा। यानी चेंजेस किस में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, लिम्फ में हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पैथोलॉजी डेवलप होती है ना। एक छोटा सा उदाहरण, यदि कई पेशेंट आपके पास आते हैं और आपको ये कहा जाता है कि भाई इसको एन यूरिया हो रहा है और इसको ओडीमा हो रहा है, क्या करोगे आप। एन यूरिया मतलब यूरिन नहीं आ रहा, राधे राधे। ओडीमा मतलब यहां स्वेलिंग बहुत हो रही है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको, एक में ब्लड एक में लिम्फ। यहां पर आप कह रहे हैं यूरिन ही नहीं हो रही है, यानी किडनी के लेवल पर क्या ब्लड जा रहा फिल्ट्रेशन के लिए। अगर आपको पता होगी पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि भाई यहां पर डाइजेशन के प्रोसेस में सब आया और वो मटेरियल गया है फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में, और किडनी फिल्ट्रेशन करके ही यूरिन फॉर्मेट करता है, ये आपको पता है। अब एन यूरिया हो रहा है यानी कि किडनी में या तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा, यानी 2 कारण आपको देखना है, प्राइमरी किडनी का फंक्शन कैसा है, दूसरा दूसरे ऑर्गन्स का कोई सेकेंडरी फैक्टर तो वहां काम नहीं कर रहा, है ना। ये प्रोटोकॉल तय करना। तो एन यूरिया में आपने क्या करा, है ना, S2। कितने लोग मानते हैं कि S2 से यूरिन फ्लो बढ़ता है ना। याद रख लेना, S2 बहुत जबरदस्त, S2 C2 C17 वेन 1 RE या B, 2 में से एक इलेक्ट्रिसिटी आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट कीजिएगा, इसको D4 में दे दीजिएगा। यही चीज यहां पर देखो, S2 C2 L1Y, इसको D6 या मोर नेगेटिव में दे दीजिएगा। ये दोनों कंडीशन आप देखो, मेडिसिन तो वही S2 C2 सिलेक्ट हुई है मेन, केवल आपने सपोर्ट अलग कर दिया, है ना। यहां पर सपोर्ट क्या करा आपने, C17 फ्लो बढ़ाया, वेन 1 फ्लो बढ़ाया, RE ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया किडनी की तरफ, B यूरिन के फ्लो को बढ़ा दिया। इसीलिए देख लेना, अगर ब्लड सर्कुलेशन कम है RE दे दो। इसीलिए किडनी फेलियर में S6 C17 RE बहुत जबरदस्त काम करता है, ट्रमेंडसली वर्क देखा जा रहा है इसका। S6 C17 RE बहुत जबरदस्त फीडबैक देखा जा रहा है इसका, ठीक है। लेकिन इसका भी कम रिजल्ट नहीं है, यूरिन का फ्लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेता है इसका, है ना। तो ये जब तक आप इस पूरे मैकेनिज्म को नहीं समझोगे कि यहाँ ब्लड बढ़ा हुआ है। अब ब्लड, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एनीमिया, है ना, इसको पहले कंप्लीट कर लो फिर बताता हूं आपको। आप केवल ये सिलेक्ट कीजिए किसमें ब्लड में प्रॉब्लम है, किसमें लिम्फ में प्रॉब्लम है, ये सिलेक्ट कीजिए आप, है ना। उसके बाद देखिए ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड है। आपको तो ऑर्गन की सारी मेडिसिन मालूम है भाई, एक भी डॉक्टर आप में से ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे ऑर्गन के मेडिसिन नहीं मालूम। सबसे पहले यही ध्यान दिया जाता है। आजकल फेसबुक पे बड़े वो पेजेस चलते, उसमें लिखा रहता है ये मेडिसिन ये मेडिसिन,
लेकिन इंटरकनेक्शन किसी को नहीं पता रहता, बस केवल मेडिसिन तक जा। मेडिसिन केवल फिजियोलॉजिकल लेवल पर डिपेंड करती है। अनुभव पे जाओगे तो जहां S2 लिखा है वहां S1 से काम हो रहा है, जहां S2 लिखा है वहां S5 से काम हो रहा है, जहां S3 से काम हो रहा है आप S6 का उपयोग कर रहे हो। ये डिफरेंस नजर आ रहा है दोस्तों। इसीलिए क्यों डिफरेंस, क्योंकि जिस समय मेटी जी ने बनाया था वो बना करके वो चले गए, है ना, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन छुपा दिया गया कैसे बनता है। ये आपके मेरे जैसे जो पगले लोग जुड़ते गए एक 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 करके, उन लोगों ने ये निकाल के लाए। किसी ने थोड़ा छुपा दिया, किसी ने थोड़ा छुपा दिया, और छुपाते छुपाते पूरा ही छुप गया। जैसे आयुर्वेद छुपा है, अब आयुर्वेद को निकाल के लाए जा रहे हैं, है ना। जैसे आप उनको देख सकते हैं DIP डाइट वाले, है ना, विश्वराय रूप चौधरी, उनकी टीम देखो कैसे काम कर रही है। EH में वो टीम की कमी है दोस्तों, मैं सीधे ही कह रहा हूं, EH में उस टीम की कमी है। आपको और मुझे खड़ा होना पड़ेगा, उस लेवल पे खड़ा होना पड़ेगा कि ये टीम बनाए, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि हाँ ये चीज मैं जानता हूं और मैं इसका टॉप क्लास काम कर सकता हूं, ठीक है। और वो टॉप क्लास जो काम होता है वो ग्रुप में होता है, वो फैमिली में होता है, एक दूसरे से शेयर करके होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके होता है। और देखो हमारी फैमिली उसीलिए बढ़ती जा रही है। तो यहां पर हमको ये जो पॉजिटिव में देना, तो नेगेटिव में हमने L1 क्यों लगाया, यहां L1 क्यों नहीं लगाया हमने, है ना, यहां L1 क्यों नहीं लगाया। दूसरी बात, किसी ने ये नहीं कहा कि सर वहां पर आपने कहा ब्लड से रिलेटेड है, तो यहां पर तो आपने कोई प्रोटोकॉल ऐसा दिया ही नहीं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन वाला कोई मेडिसिन हो, है ना। यहां पर आप देखो ब्लड सर्कुलेशन के मेडिसिन ऐड नहीं किया गया, है ना। यहां पर आपको A1 ऐड करना ही पड़ेगा। मैं यही इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां ब्लड बढ़ाना है तो A1 देना पड़ेगा आपको। A1 क्या काम करता है आपको पता है, आर्टरी पे काम करता है। क्लियर इंडिकेशन है आपके पास कि A1 आर्टरी पे काम करता है, अर्थात जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना है वहां पर A1 लगाना पड़ेगा। S6C17 A1 F1RE टॉप क्लास प्रोटोकॉल। आपने पूरा नर्वस सिस्टम, इवन आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ब्लड बढ़ा दिया। आप देखो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, लेकिन यूरिन वहां पर कलेक्ट है, उसको बाहर भी निकालना है, इसलिए आपने इसका सपोर्ट दे दिया। ये दो प्रोटोकॉल एन्यूरिया को 100% रिकवर कर जाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, अगर यहाँ ओडीमा हुआ है तो ओडीमा इसलिए हुआ कि किडनी से फिल्ट्रेशन कम हो रहा है ना। पर्टिकुलर किसी भी, अब एसाइटिस भी उसी लेवल पर आएगा, है ना। आप सीरोसिस, आप लीवर पे जाओगे तो लीवर में पर्टिकुलर जो स्कारिंग हो रही है, डैमेज हो रहा है, जिसके कारण जो वहां के वेसल्स है डायलेट हो गई। डायलेट हो गई तो उसके छेद बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ जाएंगे, इसके कारण वो कलेक्ट हो गया। बीपी बढ़ रहा है ना। अब बीपी बढ़ रहा है तो जानते हो दोस्तों, कार्डियक ड्रॉप्सी भी होती है और रीनल ड्रॉप्सी भी होती है, यानी हार्ट के कारण भी, किडनी के कारण भी। प्रोटोकॉल क्या है ना, याद रखना, ड्रॉप्सी हो रहा तो लिम्फ बढ़ रहा है, याद कर लेना। अब अगर D4 दोगे तो बढ़ाओगे, D5 D6 दोगे तो लिम्फ को घटाओगे। तो आपकी बॉडी में यहां पर आपको जो डिसीज नजर आई कि यहाँ लिम्फ बढ़ा हुआ है, घटाना है, आपने उसको बाहर निकाल दिया, है ना। भाई जितना भी पॉजिटिव में दोगे वो बढ़ाएगा, और जितना नेगेटिव दोगे घटाएगा, आपको सबको पता है भाई। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, S2C2L1Y को D6 में दे दिया, है ना। अभी मेरे पास एक रिसेंटली केस आया, है ना, आप समझिएगा उस चीज को। हार्ट से रिलेटेड था, उसको वेरिकोज वेन हो रहा था, उसको ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसको लेग्स में स्वेलिंग हो रहा था, है ना। हमने क्या करा, A3 C5 WE और B का हार्ट पे अच्छे से मसाज कर दिया, है ना। हार्ट पे मसाज किया तो हमने क्या करा, हार्ट की रिदमिक कैपेसिटी को मेंटेन किया। और जब जैसे ही 24 घंटे गुजरे, उसके लेग्स में 50% रिडक्शन आ गया, 50%, ठीक है, 50% वहां पर रिडक्शन आ गया। और जब रिडक्शन आया, स्वेलिंग ऑटोमेटिक कम। लेकिन हमको उसके साथ में देना पड़ा दोस्तों C11 A3 B D5, हमको हार्ट को बैलेंस करना पड़ा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर इसके साथ केवल S2C2L1Y की जगह हमने केवल S6C6L1Y कर दिया, प्रोटोकॉल वही D6 पे दिया। वाई, है ना, है ना। क्यों ऐसा किया, आपको मालूम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम कहां पाया जाता है, आपको सभी को पता है, किडनी में पाया जाता है, ठीक है। उसी रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम का उपयोग किया हमने, S6C6L1Y से रिलैक्स कर दिया हमने, ठीक है। वहां पर बिल्कुल कंप्लीटली रिजोल्यूशन हो गया और बहुत आसानी के साथ में वहां पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दोस्तों।
और ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये पेशेंट को कंटिन्यू रहती थी और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। ठीक है, याद रखना, जब किसी भी प्रकार का चेंजेस देख रहे हो तो फंडामेंटल चेंजेस को आप स्वीकार मत करिए दोस्तों। फंडामेंटल जो भी केसेस आएगा, आपको वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर करना पड़ेगी, और सारी चीजें जब आप क्लियर करोगे आसानी से समझ जाओगे कि इलेक्ट्रोमोपैथ जैसा सिंपल फॉर्म का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। याद रखना, रेमेडी के कंपोजिशन दिए गए, है ना। इलेक्ट्रोमोपैथ में क्या है, कोई भी एक रेमेडी की बात करो दोस्तों, है ना, पूरी की पूरी बॉडी के नेचर, बॉडी के कार्य करने के तरीके के आधार पर बनाई गई है। जो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, उस पे बनाई गई है ना। इसीलिए ब्लड और लिम्फ को नॉर्मल स्टेट में लाने का काम करती है। यही तो करना है आपको। कोई डिसीज के चक्कर में मत भागिए कि ये किडनी फेलियर का केस है बहुत डेंजरस है, ये बीपी का केस है बहुत डेंजरस है, कुछ भी नहीं है। आपको ये याद रखना है, ब्लड और लिम्फ को हमें बैलेंस करना है, और जैसे जैसे ब्लड और लिम्फ को आपने बैलेंस करना सीख लिया, यू कैन क्योर ऑलमोस्ट ऑल केसेस। आप मैक्सिमम केसेस को क्योर कर जाओगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना, इसका छोटा छोटा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। याद रखिएगा, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने होम्योपैथी में सिंगल रेमेडी की बात करी, इंडिविजुअलिटी की बात करी कि हाँ भाई, एक सिम्टम है, एक डिसीज का एक सिम्टम आ रहा तो ये मेडिसिन इससे मैच कर ही दे दो, क्या डिसीज क्योर होगी? डिसीज क्योर नहीं होती, वो सिम्टम क्योर होता है। इलेक्ट्रोमोपैथ में ऑर्गन की रेमेडी दो, वो डिसीज क्योर होती है दोस्तों, न कि सिम्टम क्योर होता है ना। इसीलिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप लिमिटेशन पे जाएंगे तो सिम्टम के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो आप, और सिम्टम इलेक्ट्रोमोपैथ में नहीं दिखता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर सिम्टम नहीं दिखता है। आप जब वहां पर टेबल प्रैक्टिस करते हो तो रेमेडीज की होम्योपैथ में सिंगल एक्शन होती है, लेकिन दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ना। और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होती है वहां वर्क नहीं करती। और ये की रेमेडी देखो, हमारे छोटे छोटे से भी डॉक्टर है ना इलेक्ट्रोमोपैथ के, जो भी नए नए, वो बड़े से बड़े केस को रिजोल्व करते हैं, बड़े से बड़े केस को रिजोल्व करते हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, है ना। जब आप कॉम्प्लेक्स रेमेडी की बात करते हो दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमोपैथी मटेरिया में आपको क्लियर इंडिकेशन दिया गया है ना। जो डिसीजेस कहीं भी प्राइमरी जितनी भी ओरिजिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसीलिए स्पेसिफिक मेथड का अगर आप ट्रीटमेंट करते हो दोस्तों, आप डिसीज को रिलैप्स कर जाते हो बहुत आसानी से, किसी भी डिसीज को आप क्योर कर जाओगे दोस्तों। ठीक है, आप वहां पर कभी भी किसी केस को देखते हो, आप ट्रीट करते हो, तो कई लोग आपको फीडबैक दिखाते हैं फेसबुक पे कि इसमें इतने दिन में रिलीफ हो गया उसको। मैं आपको कहता हूं क्यूर नहीं हुआ। आप अपने आप पे बिलीव करिए, अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। कई लोग मुझे कहते हैं अरे यार सर, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट इतना फास्ट मिलता। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए आपको। आपको समय देना पड़ेगा, है ना, समय देना पड़ेगा अपने आप को। ईएच की बुकें पढ़ना पड़ेगी, फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी को मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मेटी जी ने अपने रिसर्च में देखा था कि जितने भी परिवर्तित रूप की डिसीज है कभी भी ईएच ट्रीटमेंट के बाद नहीं आती, कभी भी परिवर्तित रूप आपको देखने को नहीं मिलता, है ना। याद रखना दोस्तों, जितनी भी कॉम्प्लेक्स रेमेडी है, बॉडी का सिस्टम अगर आप देख रहे हो तो क्या आपका सिस्टम एक है, तो क्या डिसीज भी, मतलब रेमेडी भी एक होना चाहिए। रेमेडी हमने कहा ही इसीलिए कि हमारी एक रेमेडी में कई मेडिसिन मिली हुई है दोस्तों, कई मेडिसिन मिली हुई है ना। और यही कारण है दोस्तों, यहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ आपको देखने को मिलती है ना। मैटी जी ने कॉम्प्लेक्स रेमेडी के रूप में बताया था कि इलेक्ट्रोमोपैथ की जितनी भी रेमेडीज है इस सिस्टम के हिसाब से बनी गई है ना। और सिस्टम के हिसाब से बनी गई है तो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट प्रकार के डिसीज क्रिएट करते हैं, चाहे प्राइमरी ऑर्गन को अफेक्ट करके या मल्टीपल दूसरे ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कैंसर का मेटास्टेसिस होता है ना। इसीलिए दोस्तों, वाइटल फ्लूइड को प्यूरिफाई कर दीजिए, डिसीज तो यहीं से आ रही है ना। अब अगर आपने सिलेक्शन करना है रेमेडी का, तो 3 मेडिसिन का कोई भी प्रोटोकॉल आपको बनाना है ना। अब आपको सिलेक्ट करना है भाई, ये 3 मेन है ना। आपको ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना। एक इलेक्ट्रिसिटी को इसमें ऐड कर दीजिए, है ना। आपको 2 प्रोटोकॉल ऐसे बनाना है, एक फंक्शनल प्रोटोकॉल बनाना है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटोकॉल बनाना है। अब आप ऑर्गन्स पे जाते हैं, कोई भी एक ऑर्गन की रेमेडी आपको सबको पता है दोस्तों, बोलने की जरूरत नहीं है ना। आप अगर मान लो S2L1B, ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। C2
वेन1G। ठीक है। आपने ये प्रोटोकॉल बनाया, अब ये प्रोटोकॉल बनाया तो अब मुझे बताओ ये कहां जा रहा है ना? ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है लिम्फेटिक? आपने उस ऑर्गन को लिया, उस ऑर्गन में आपने क्या करा, लिम्फेटिक मेडिसिन ऐड कर दी और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दिया, तो आपने उस लिम्फेड ऑर्गन की तरफ जाकर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। अब यहां पर C2N1G, अगर उसमें कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आए होगा तब ये फार्मूला काम करेगा वहां पे। अब बगैर किसी चीज के मत दे देना, कोई मतलब नहीं है ना? कोई मतलब नहीं है ना? अब अगर मान लो यहां पर आपको कहा जाता है कि भाई लिम्फेटिक की जगह यहां पर मान लो कि आपको A2RE ऐड कर दिया, कहां जा रहा है ना? उस ऑर्गन में मेटाबॉलिक वेस्ट के लेवल को बाहर निकाल रहा है। यदि A1 ऐड कर दिया और B ऐड कर दिया, इसको भी हटा दिया दोनों को, H2A1B, यानी यहां पर आर्टेरियल सर्कुलेशन कम है, उसको बढ़ा दिया। अगर यहां A3 कर दिया, B कर दिया, है ना, तो ये एक प्रकार से उस ऑर्गन के लेवल पर, ब्लड के लेवल पर, न्यूट्रिशन के लेवल को पहुंचाने का काम करता है। तो ये प्रोटोकॉल इस तरह से बनता है, बहुत सिंपल है ना? मुझे कहा गया था कुछ दोस्तों के द्वारा कि आप इंट्रोडक्शन में ये चीज समझाएं, उसके बाद आगे की बात करें। ठीक है। तो मेरा यह मानना है, स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन आपको सबको पता है, S1 से लगाकर। अभी कई लोग क्या होता है ना, कंपाउंड रेमेडीज का प्रयोग कम करते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, कंपाउंड रेमेडीज को केवल MMP ग्लोबल्स में यूज करना सीख लीजिए, है ना? यू आर द बेस्ट। आप अगर C11L2 को नहीं यूज करते हैं तो आप बहुत नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। L2 C11 जितनी भी इनफर्टिलिटी के केस होते हैं, जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के केस होते हैं, मैं टॉप क्लास लेवल पर यूज करता हूं। आई हैव क्योर more than 2000 plus infertility patient with the help of this remedy। यदि आप C11 को हर स्किन डिसीज में ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके अलग से देंगे, MMP ग्लोबल्स में 5 ग्लोबल्स 3 टाइम गुनगुने पानी में डिजोल्व करके, आपके जो रिजल्ट है ना 2 गुना नहीं बढ़े तो मुझे आप फोन करके बता देना। ठीक है। ये प्रैक्टिकल सीखा हुआ चीज है दोस्तों। ठीक है। तो स्क्रोफलोसो में आप S13 की बात करो, डॉक्टर प्रभाकर सर ने बनाया, शानदार रेमेडी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत जबरदस्त काम करता है, डायबिटीज के लेवल पर बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन आपको उसको देना आना चाहिए बस। आप उसको प्रोटोकॉल में प्रेगनेंसी के दिनों में भी उस मेडिसिन का उपयोग कर रहा हूं उन्हीं के अकॉर्डिंग। ठीक है। याद रखिएगा, कैंसरसो ग्रुप आप जब सारी कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो टॉप क्लास। S4 का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, S4 का उपयोग बहुत कम। मैं कहता हूं दोस्तों, करके तो देखो। आप जिस दिन करना सीख जाओगे ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायल्यूशन में करके देखो। मैं मैक्सिमम 3rd टाइम क्रूड एसेंस बुलाया हूं मैं उसका, और 3rd टाइम में दीपक सिन्हा जी से उसका कॉम्बिनेशन मंगाया हूं D4 के रूप में, जो वो देते हैं स्पेजरिक, है ना? शानदार रिजल्ट है दोस्तों। MMP ग्लोबल्स उनका बनाता हूं, और थोक में जो कैंप लगाता हूं वो यहाँ पर क्रूड एसेंस से बनी हुई बहुत चीप में मिलती है, और कैंप लगाता हूं। 100 मैरिज को दिया, नहीं आएगा, 90 नहीं आएंगे, मुझे पता है 90 नहीं आएंगे, लेकिन 10 को रिजल्ट मिलेगा, 10 आएंगे, आपकी प्रैक्टिस चल जाएगी, है ना? जब मैंने स्टार्ट किया था यही काम किया था। मैं करीब करीब 1000 कैंप लगा चुका हूँ, छोटे छोटे। ठीक है। और आज स्वास्थ्य मेले में मुझे स्पेशल बुलाया जाता है कि आप कसराव स्वास्थ्य मेले में आइए और आपके इलेक्ट्रोमोपैथ का कैंप लगाइए। लोग पहचानने लग गए हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रोमोपैथ क्या होता है, और रिजल्ट ये है कि जितने भी लोग लेकर जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं 90% सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन 10% होंगे। अगले वो 10% और 100 लोगों को भेजेंगे, वो और 100 लोगों को भेजेंगे, आपकी क्लिनिक चल जाएगी दोस्तों। याद रखना ये बात को। जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है तो कैंसरसो ग्रुप की मेडिसिन आती है, C1 से लगाकर C17, अभी तो C18 भी आ गई, है ना? अभी ऑरेंज और वायलेट इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा हूं दोस्तों, वहां पर बहुत शानदार ट्रीटमेंट मुझे मिलने लग गया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। एंजाइटी को ग्रुप 5 मेडिसिन है। A1 ब्लड आर्टरी पे काम करती है, A2 वेन पे काम करती है, A3 हार्ट पे काम करती है, ब्लड पे काम करती है, A4 और A5 A1B और A3B का कॉम्बिनेशन है, जो पर्टिकुलरली अलग अलग डिसीज के लेवल पर काम करता है। पेक्टोरल ग्रुप आपको मालूम है, P1 से P9 तक, P1 P2 P3 P4 ये मेन मेडिसिन है, बाकी कंपाउंड रेमेडी है। फेब्रिफिगो F1 और F2, F1 इंटरनल है, बहुत हार्ड है, लेकिन F2 जो बहुत सॉफ्ट है, वहां पर एक्सटर्नल यूज की जाती है। वर्मीफिगो वर1 और वर2 सेम F1 जैसी है, वर्मीफिगो 1 और वर्मीफिगो 2। वर्मीफिगो 1 बहुत अच्छा काम करती है, एंटी स्पाज्मेटिक है,
नर्वाइन लेवल पर जब कोई मेडिसिन पहुंचती नहीं है ब्रेन में, वहां पर लेकर जाने का काम वर्ब1 करती है। आप कोई भी प्रोटोकॉल, आप जब यहाँ पर S1, C1, A1, F1, WE का उपयोग करते हो, है ना, आप इसको ब्रेन में भेज रहे हो, है ना, डायरेक्ट जाएगा क्या? जाएगा, बहुत स्लो जाएगा। आप इसमें आप अगर थर्ड डायल्यूशन बनाओगे या D6 बनाओगे, वर्ब1 की 2 ड्रॉप डाल देना, आप देख लेना कितना फास्ट जाता है। मेमोरी बढ़ाना है ना, आप डाल के देख लेना, है ना। इसमें अगर आप S12 का 5 ड्रॉप डाल दो वर्ब1 के साथ में, आप देखो मेमोरी और कंसंट्रेशन कितना बढ़ता है ना। बहुत कम लोगों ने समझा है S12 को, बहुत कम लोगों ने समझा है। आप केवल यूज करके देखिएगा इस प्रोटोकॉल के साथ कितना तेजी से काम करता है। ये साइकोलॉजिकल है, जब फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल जोड़ोगे ना, आप ऑर्गन से अलग हट जाओगे, ऑर्गन से अलग काम करोगे आप, ठीक है। जब आप यहां पर आते हो वेनेरियो ग्रुप में, है ना, कितने लोग कहते हैं वेनेरियो ग्रुप में, बहुत कम लोग वेन1 का काम जानते हैं, है ना। वेन1 को जितना नेगेटिव जाओगे उतनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को ठीक करती है। हेरिडिटी कैरेक्टर आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पर बहुत ब्रिलियंट काम करती है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई तुलना ही नहीं है दोस्तों। जब मेटीजी ने बनाया था तो डिस्टिल वाटर बेस बनाया था, और ये केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लेवल पर बनाया था, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन। लेकिन हम लोगों ने उसको इंटरनल भी देना शुरू कर दिया। मेरे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, ज्यादातर लोगों ने इंटरनल भी देना शुरू कर दिया और रिजल्ट आने लग गए, ठीक है, पहले से ज्यादा रिजल्ट आने लग गए। एक्सटर्नल, कई मैं डॉक्टर को जानता हूं केवल एक्सटर्नल उपयोग करते हैं और एक्सटर्नल उपयोग करके ही रिजल्ट ले लेते हैं, केवल सिंगल एक्सटर्नल के, ठीक है। और यही कारण है रिजल्ट टॉप क्लास मिलता है। ये केवल प्रैक्टिकल अप्रोच पे सीखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। यहां पर जितने भी प्रोटोकॉल्स मैंने बताया ग्रुप में डाल दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आपको मैं बेसिक चीजें बताना चाह रहा था, वो मैं यहां पर बताना शुरू करता हूं। मेडिसिन सब आप लोगों को पता है दोस्तों, इसलिए मेडिसिन का तो बहुत लेटर हाफ में मैं जब बेसिक क्लासेस का आपको बताऊंगा कि मेरे जो बेसिक क्लास है उसके अलावा जो मेरी 24 मंथ की ये क्लास रहेगी, इसमें मैं पूरे 114 प्लांट्स प्लस पूरी रेमेडीज, उसका मेरे हिसाब से इस बार पूरा एडवांस है। मेरे हिसाब से जो मैंने मेडिसिन तय की अपने जीवन में 28 और 29 साल हो गए मुझे, क्या मैं देख रहा हूं इन मेडिसिन में वो बताऊंगा। साथ में गायनिक, ऑब्स्टिक और पीडियाट्रिक्स 3 सब्जेक्ट को मैंने इसमें शामिल किया है, फिजियो एंड पैथो के साथ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पर डे एक डिसीज पे डिस्क्रिप्शन होता है, उसका पूरा डिटेल नॉलेज में देता हूँ, और उसके बाद में उसका पूरा प्रोटोकॉल सीखते हैं हम लोग। और मेरे बेसिस हैं, मैं वो सारे बेसिस जिस पर मैं काम कर रहा हूँ एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने का, वो सारे न्यूट्रिशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। आप लोग उसमें से कई लोग तो दूसरे ग्रुप के हैं, वो लोग भी जानते हैं जनरल टॉनिक, नेचुरल पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर, ऑर्गेनो बूस्टर, गैंग्रीनल फूड, ये सब टॉप क्लास है जो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। बस आपको करते आना चाहिए। आपने जब करना शुरू कर दिया, आपके टॉप क्लास रिजल्ट आपके सामने आते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। मैटी जी ने हमेशा बात किया है कि अगर सिंगल है या कॉम्प्लेक्स है ना, सिंगल है कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सिंगल की बात करते हो तो सीधा ध्यान आता है आपका कि सिंगल तो भाई होम्योपैथ की देन है, और सिंगल से आप केवल सिम्टम क्योर कर सकते हो, है ना, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स डिसीज को क्योर नहीं कर सकते हो। जब आपकी कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, ये आपका एक मेन है, प्लीज म्यूट कीजिए। ये जब आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी आप जब देख रहे हो कोई एक ऑर्गन अफेक्टेड नहीं होता, है ना, एक ऑर्गन के साथ बहुत सारी फिलॉसफी जुड़ी होती है, बहुत सारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। आप देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गड़बड़ हुआ तो बहुत सारी डिसीज डेवलप हो रही है ना, एसिडिटी हो रही, एसिडिटी के कारण इंसोम्निया हो रहा, हेडेक हो रहा, है ना। ये तो कोई सिम्टम है, केवल डिसीज थोड़ी है ना। अगर आप ब्लड के पीएच में चेंज करोगे तो डेफिनेटली एसिडिक और एल्कलाइन होगा, और वो एसिडिक यानी यहाँ पर ब्लड गाढ़ा हो गया, है ना। अब गाढ़ा ब्लड हो गया तो उसको क्या करना है, आपको न्यूट्रल वे में लाना है ना। गाढ़ा है उसको न्यूट्रल वे में लाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड गाढ़ा हो गया, इसको आपको पतला करना है, क्या करोगे आप, न्यूट्रल करना है ना, आप D5 में दे दो, ठीक है। आप ब्लड कोई भी मेडिसिन जो आपको नजर आ रही है वो D5 में दे दो, उसको न्यूट्रल कर देगी।
है ना। अब ऐसी कंडीशन में आप ये मत सोचना कि मुझे ब्लड को पतला ही करना है ना। ब्लड को पतला कर दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। याद रखना दोस्तों, हर चीज का अपना एक सिस्टम बना हुआ है, ब्लड का भी एक सिस्टम बना हुआ है, उसका पीएच 7.3 से 7.4 पे बना होना चाहिए। अगर वो बहुत सारे बॉडी के ऐसे सिस्टम होते हैं जो उसी लेवल पर काम करते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे वेजाना देख लो, वेजाना में लैक्टिक एसिड बनता है, वो वहां पर जो पूरी वेजाइनल हेल्थ होती है उसको मेंटेन करके रखता है, वो एसिडिक होता है। अगर वहां का एसिड मीडियम आप एल्कलाइन में कर दोगे, कोई भी इन्फेक्शन आपको अंदर चली जाएगी। आप स्टमक का देख लो, है ना, 1.5 to 2.0, ठीक है। यहाँ पर एसिडिटी मेंटेन होती है। अगर ये एसिडिटी मेंटेन नहीं होगी तो जितना भी आप गट 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 कर करके पानी पीते हो, जितना भी खाना खाते हो आप, सारा का सारा उसमें कई बैक्टीरिया, कई वायरस, कई फंगस होता है, आसानी से अंदर चले जाएंगे, लेकिन इस एसिड लेवल पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। और इसी कारण से डाइजेशन वहां पर परफेक्ट होता है आपका। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। उसी लेवल को कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी एक ऑर्गन है तो वो ऑर्गन कई ऑर्गन के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए आप बोल रहे हो कि आपकी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स रूप में बनी हुई है। अब जब आपकी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स रूप में बनी हुई है तो जो भी डिसीज होगी क्या कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, है ना। डिसीज कॉम्प्लेक्स होगी तो उसको क्योर कैसे करोगे, क्या एक सिंगल प्लांट से कर सकते हो, सिंगल मेडिसिन से कर सकते हो, है ना, सिंगल मेडिसिन से कर सकते हो, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, जब आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, आपको कॉम्प्लेक्स रेमेडी की जरूरत है, क्योर उसी से होगा, ठीक है। अब ये अलग है कि मैटी जी ने ये कहा कि भाई यहां पर सेल एबनॉर्मल काम कब कर रही है, जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, मिनरल्स, आप सब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, मिनरल्स, ये प्रॉपर वहां नहीं मिल रहा तब एबनॉर्मल काम करेगी। अब एबनॉर्मल काम करेगी तो क्या हाइपर जाएगी या हाइपो जाएगी, बस यही तो सीखना है हमको, बस यही तो करना है, हम ये दो चीज करना है। और यही कारण है कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, ये सिद्धांत को मैं बहुत हद तक समर्थन करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथ में जैसे S1 लिया, 9 प्लांट से मिलकर बना है ना, S2 लिया, यहां पर भी देखो 9 प्लांट से केवल एक प्लांट नक्स भूमिका यहां पर है, यहां पर लाइको कर दिया, है ना, नक्स भूमिका यहां पर है, यहां लाइकोपोडियम कर दिया। लेकिन हम लोगों को क्या जल्दी है, इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर्स इन प्लांट्स को पढ़ना ही नहीं चाहते, और वो कहते हैं यार हमें रिजल्ट नहीं मिलता, है ना। याद रखना, जितने भी सीनियर हमारे डॉक्टर्स हैं ना, वो इन्हीं प्लांट्स के बिहाफ पर नॉलेज ले लेकर आज अपने आप की मास्टरी कर चुके हैं, और उनसे कहा जाता है आप प्रोटोकॉल बता दो, है ना, तो वो उसका भी फिर चार्ज करते हैं, उसके बारे में भी बोलते हैं। दोस्तों ऐसा है, उनकी मेहनत है, इतने सालों की मेहनत, आप ऐसे एकदम से मक्खन कैसे मांग रहे हो, है ना। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब नक्स भूमिका है तो S1 को आप बोल दिया भाई लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो क्या राइट में काम नहीं करेगा, भाई S1 तो यूनिवर्सल रेमेडी है ना, पहले लेफ्ट में काम करेगा देन राइट में काम करेगा। आप इसको अगर ओरिजिनल दोगे तो लेफ्ट में काम करेगा, न्यूट्रल दोगे तो ये बीच में करेगा, और आप जब नेगेटिव में जाओगे तो पूरी बॉडी में काम करेगा। ऐसा ही लाइकोपोडियम का भी है, राइट में पहले काम करेगा, फिर न्यूट्रल में, और फिर दोनों साइड काम करेगा। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, ये चीजें वर्क करने के बाद आपको समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जब कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो हमारी रेमेडी क्या, S1 में 9 प्लांट्स है, सब अलग अलग काम करते हैं, कोई एग्रेसिव फॉर्म में काम करता है, कोई मिडिल में काम करता है, कोई बहुत डीप एक्टिव काम करता है ना। याद रखना, रेशियो बनाना, रेशियो, कौन सी मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में लेना है। आपने अगर जितनी भी कॉम्प्लेक्स रेमेडी के इलेक्ट्रोमेपैथ को देखा है, आप देखिए किसी का 5 प्लांट यूज हुआ, किसी का 10 हुआ, किसी का 20 हुआ, किसी का 25 प्लांट भी हुआ है, 25% भी हुआ है ना। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ, है ना। आपको ये याद रखना है, कई प्लांट्स ऐसे हैं कि बहुत सारा ज्यादा क्वांटिटी में देने के बाद वो वर्क करते हैं, कई प्लांट ऐसे हैं थोड़ा सा क्वांटिटी दिया ना तो उतना काम जितना उसने इतने में करा था, इतने से में वो काम कर गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बहुत सेंसिटिव प्लांट है, बहुत एक्यूटली काम करता है। तो ऐसे प्लांट को कम मात्रा में लिया गया, है ना, ताकि वो डीप एक्टिंग रहे, उसका काम बहुत गहराई में हो। नक्स भूमिका वन ऑफ देम, लाइकोपोडियम वन ऑफ देम, ठीक है। तो ऐसे कई प्लांट्स आपको मिलेंगे। कैंसर पे मैं काम कर रहा हूं, मैंने
इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के 9 प्लांट्स निकाले। उन 9 प्लांट्स को, वैसे तो 27 प्लांट है जो कैंसर पे काम करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, लेकिन 9 प्लांट्स ऐसे हैं जो होम्योपैथ में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन वो 9 प्लांट्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अमृत के तौर पे शामिल किए गए। आपको पता होगा हाइड्रेस्टिस कैंडेंडेंसिस, कॉन्डुरंगो, स्क्रोफुलोसोनोडोसा, टेक्सास बकाटा, है ना, रस्टॉक्स, है ना, फाइटोलका डिकेंड्रा, कोनियम मैकुलेटम, ऐसे 9 प्लांट्स है। स्क्रोफुलोसोनोडोसा सबसे बेस्ट प्लांट है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, ये जो प्लांट्स हैं, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कुछ कंपनी से संपर्क में था, उनसे मैंने इसके स्पेजरिक एसेंस अलग से बनाए, उन्होंने 3 गुना कीमत में दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनको जब मिक्स किया और मिक्स करके कैंसर के लेवल पर रेशियो में काम कर रहा हूं, मुझे इतने खतरनाक रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, है ना। यही चीज हम लोग सीवन से सारे लोग क्या करते हैं यार, ऑर्गन का केस है ना, तो वो क्या करते हैं, सीधे ऑर्गन की रेमेडी की तरफ भागते हैं। मान लो ओवरी का कैंसर हुआ, है ना, वो सीधा C2 की तरफ भागते हैं। वो कहते हैं अरे C2 इसकी मेन रेमेडी C2। भाई C1 से क्योर करके देखा गया है, C1 से क्योर होते देखा गया है। तो आप डिसीज के स्टेट पे जाइए, कल हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो ऑर्गन्स पे बात करते हैं उससे थोड़ा बाहर निकलिए। ऑर्गन्स की रेमेडी तो न्यूट्रिशन के लेवल पर बहुत अच्छे से काम करेगी। आपको जब न्यूट्रिशन देना है ना, तब बहुत अच्छे से काम करेगी। उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है ना, उसको दूर करना ना, बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन जब आपको डीप में जाना है, डीप रिलेटेड डिसीजेस में जाना है, तब आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपको बिहेवियर ऑफ प्लांट समझना पड़ेगा कि ये प्लांट डीप में काम करता है, सुपरफिशियल काम करता है, कहां काम करता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आपको समझने की जरूरत होगी रेशियो की, कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स रेमेडी बनाई गई है उसकी जरूरत क्या है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा मेडिसिन भी यूज करना गड़बड़ है ना। आप या तो 3 मेडिसिन, एक फंक्शनल, एक स्ट्रक्चरल और एक इम्यूनिटी के लेवल पर, है ना, ये 3 प्रोटोकॉल, एस फॉर बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास, ये आपका क्राइटेरिया बना लीजिए आप। S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास। 90% जितनी भी डिसीजेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में देखी जाती है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ी होती है। ये S1 S10 स्लास मेटाबॉलिक प्रोसेस को सुधार देती है, और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आपको किसी भी रोगों की क्षमता दिखाई नहीं देगी, आपके बॉडी से 50% डिसीज यही निकाल देगी, है ना। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे ग्रुप के बोलते हैं, अरे सर S1 S10 स्लास दे दो, हमको तो रिजल्ट मिल गया, फालतू को ठीक है देखेंगे, है ना। गलत ही है दोस्तों, ये आपको 50% ये है, ये डायग्नोसिस। अगर आपका फिजियोलॉजी अच्छा है, एनाटॉमी अच्छा है, पैथोलॉजी अच्छा है, आपका डिसीज का डायग्नोसिस अच्छा है, आपका मेडिसिन का डायग्नोसिस अच्छा है, बस आपको डोसोलॉजी पे काम करना, बाकी खत्म। EH में कुछ नहीं है, बस EH इतना है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, क्योंकि ये डॉक्टर अलग बोल रहा है MMP ग्लोबल्स, वो 19 का बोल रहा है, 147, हम लोग इसी में लगे हुए हैं, बस इसी में लगे। मैं सभी को कहता हूं हर जगह पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। MMP ग्लोबल्स बहुत अच्छी जगह पे काम करते, लेकिन सब जगह नहीं काम करते। 1:9 रेशियो बहुत जगह अच्छा काम करता है, लेकिन जितनी भी क्रॉनिक डिसीज होती है वहां पर इतना अच्छा काम नहीं करता। वहां पर आपको नेगेटिव जाना पड़ेगा, क्योंकि क्यूरिंग कैपेसिटी वहीं पर है। कई जगह पर 147 काम इसलिए नहीं अच्छा करता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कम मिलता है, मॉलिक्यूल्स कम मिलता है। अभी मैंने मॉलिक्यूल्स थ्योरी इसीलिए स्टार्टिंग में बताई। हर चीज अपनी जगह परफेक्ट है दोस्तों, बस आपको उपयोग करते आना चाहिए। आपका अनुभव पर डिपेंड करेगा 1:9 रेशियो कहां पर काम करेगा, जहां पर न्यूट्रिशन आपको देना है। किसी भी व्यक्ति को अगर न्यूट्रिशन की कमी है, आप दे दो 1:9 रेशियो, टॉप क्लास, यू आर द बेस्ट, D4 D5 D6। मैं 100% हेड्स ऑफ करता हूं, 100% डिसीज क्यूरेबल है वहां। लेकिन जितना क्रॉनिक जाएगा, आपको 147 का वहां पर लेना पड़ेगा सपोर्ट, ठीक है। 100% आपको वहां पर सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। MMP ग्लोबल्स दोस्तों, जितने भी कैंसरस डिसीज को आप क्यूर कर रहे हो, किसी भी प्रकार के ट्यूमर को आप क्यूर कर रहे हो, किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड डीपली सीटेड डिसऑर्डर को क्योर कर रहे हो ना, MMP ग्लोबल्स इज अ टॉप मोस्ट रेमेडी। आपको मैं घर बनाना सिखा दूंगा, आप घर बनाइए, जो भी मेडिसिन बनाना आप घर बनाइए, आपके प्रोटोकॉल्स खुद निर्धारित करिए। जब जहां जिस पेशेंट को आप देख रहे हो, आप खुद प्रोटोकॉल बनाइए। देखो 2-4 केस बिगड़ेंगे, हम भी कोई गोल्डन लेकर थाली में पैदा नहीं हुए भाई, मैं बहुत गरीबी से निकला हुआ इंसान हूं दोस्तों, ठीक है। मैं 2019 में BHMS पास आउट हूं, मैं 1996 में 97 में पास आउट हूं BEMS, ठीक है। तो कई लोग मुझे कहता रहे यार तुम तो, मैं 2019 में आप कहो तो मैं डिग्री बता सकता हूं,
है ना। 2019 में मैं BHMS पास आउट हूँ, और मैंने BHMS इसलिए करा था कि मुझे प्लांट सीखना था। मैं जब कानपुर गया था और कानपुर से ये चीज सीख के आया था कि यार प्लांट्स पे बहुत बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, और आज एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखो, एटमॉस्फेयर परिवर्तन हो रहा, पॉल्यूशन ज्यादा आ रहा, आप देख लो, खुद देख लो, प्लांट के कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। इसी कारण होम्योपैथ डॉक्टरों को भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसीलिए मेडिसिन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो बहुत सारी कंपनियां आ गई, 114 प्लांट में से 5 तो विलुप्त हो गए, है ना। सब्स्टिट्यूट प्लांट मिलाए जा रहे हैं, ठीक है, फिर रिजल्ट कैसे, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लांट्स जो बिहेवियर चेंज कर लिए, उसके लेवल पर हमें डोज लाजी चेंज करना पड़ेगा। हम पहले क्या करते थे, 5 ड्रॉप 10 ड्रॉप करते थे, अभी शुरुआती 15 ड्रॉप से करना है आपको। आप हर पेशेंट को 15 ड्रॉप से करिए, आप देखिएगा मॉलिक्यूलर मोशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। जितना तेजी से मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, उतनी तेजी से टॉप क्लास रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है ना। ये चीज मैंने अभी एक जस्ट ये फीडबैक लिया है मैंने किडनी फेलियर के लेवल पर, वो इसी के बिहाफ पे लिया। 8 दिन पहले डायग्नोस हुआ, विदाउट एलोपैथिक ड्रग हमारे पास आ गया, है ना, हमारे पास आ गया। हमने क्या करा, उसी लेवल पर उस प्रोटोकॉल को तय किया, और जब प्रोटोकॉल्स देना शुरू किया, इतने टॉप क्लास रिजल्ट आए। मैं कल पूरा आपको केस रीडिंग सिखाऊंगा, और साथ में आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल बताऊंगा। मैं कल आपको नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम का कंपैरिजन बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हम इन दोनों S1 S2 को चला सकते हैं, और कैसे 1 बाय 1 हम फीडबैक्स तय करते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे प्रोटोकॉल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन था, इसलिए जो मेरा अनुभव था मैंने आपको दे दिया। कल थ्योरेटिकल बात चलेगी, और थ्योरी पर आप लोगों को जो भी चाहिए आप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि किस तरह से आपको जानना है, क्वेश्चनिंग क्या है। अभी तो मैं आपका लाइव सेशन रख रहा हूं, आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। ये मैंने अनम्यूट कर दिया दोस्तों। जी मौर्य सर, सर धन्यवाद। सर जी एक एक करके पूछिए। जी सर। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी तो थैंक यू जो सर। पिछला जो 16 महीने का कर रहा हूँ ना, आपका जी जो संपत मॉर्निंग का सर। क्लास, जी जो पिछला 16 महीने का कर रहा हूँ उससे बढ़िया लग रहा है सर। मतलब वो तो ही है, वो तो बढ़िया है ही है, लेकिन ये अभी इसको आगे मैं 2 साल का जो आप कर रहे हैं उसको भी ज्वाइन करूंगा मैं। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। जी संपत सर। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए भाई। सर इस साल बेंगलुरु में सेमिनार होने वाला है क्या? विवेक सर, उम्मीद तो कम है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे थ्रॉट की प्रॉब्लम है, वोकल कार्ड पैरालिसिस है, और मैं अभी ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण मुझे ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है। लेकिन मेरी प्लानिंग चल रही है, कैंसर हॉस्पिटल, पहला कैंसर हॉस्पिटल हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ EH फैमिली का बैंगलोर में डॉक्टर मलिका मचानी के क्लिनिक पर शुरू होने जा रहा है, और इंडिया का सबसे टॉप क्लास हॉस्पिटल बन रहा है। और जैसे ही बन जाएगा उसको हम लोग वहां पर लॉन्च करने वाले हैं, पहला कैंसर हॉस्पिटल विथ प्रोटोकॉल ऑफ EH फैमिली फार्मूला। हमारे EH फैमिली ने जो काम किया है उसकी बिहाफ पर वो शुरू होने वाला है। थैंक यू सर। जी विवेक सर, आपको बिल्कुल सूचित किया जाएगा। जी सर S13 के कंपोनेंट्स बता सकते हैं प्लीज? मैम, आप उस पे प्रभाकर सर की बुक देखेंगे ना, उसमें क्लियर नजर आएगा, उसमें C17 सबसे कम है, WE है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स वहां पर आपको परसेंटेज के हिसाब से बताए जाएंगे, ठीक है। आपको मैं कल जी पूरा डिटेल डाल दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हो, पूरा चार्ट बना हुआ है उसका, ठीक है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर जी नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर ये क्लास इसी टाइम पे होगा सर? जी हाँ, ये 1:30 बजे लगातार 1 महीने मेरी तरफ से फ्री है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने हल्का फुल्का दे दिया। कल से रूटीन वे में चलेगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। सर पिछले 1:30 बजे से था ना एक बार और क्लास, एक उसमें सर हम ज्वाइन थे, लेकिन तीसरा में छूट गया है, कोई तीसरे बात नहीं क्लास सर, के बाद। कोई तो बात सोच नहीं रहे हैं इसी टाइम में ज्वाइन करने के लिए फिर से। सर, मोस्ट वेलकम। आप बता दीजिएगा जैन सर को, जो लोग पुराने स्टूडेंट है उसको डिस्काउंट है, आप प्रकाश जैन सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। जी ओके सर, थैंक यू सर सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैडम।
सर जैसे आपने बताया कि हम स्टार्टिंग से 15 ड्रॉप से चालू करेंगे, तो हम अगर हायर पोटेंसी में जाते हैं 10 डायल्यूशन 30 डायल्यूशन तो हाँ तो 15 ड्रॉप्स दे सकते हैं 3 टाइम्स मैडम, पेशेंट्स को। जितनी भी हाई पोटेंसी यूज करिए आप ग्लोबल्स में करिए आप, अच्छा क्योंकि हाई पोटेंसी आप बनाओगे आरएस बेस, है ना, उसको जी ग्लोबल्स मेजर करोगे तो आरएस जी और ग्लोबल मतलब अल्कोहल रहेगा वो, और ग्लोबल्स रहेगा, बहुत तेजी से एडॉप्टेशन होता है ना। ओके, तो 15 बहुत पिल्स इस तरह से। सेल में क्विकली रिस्पांस देगा आपको, और अगर आपको फिर आगे उसको लिक्विड में देना है तो आप लिक्विड में बना के यूज कर सकते हो, वो होना डीजल बेस्ड या डिस्टिल वाटर बेस्ड, ठीक है। तीन चार दिन बाद। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ सर, तो अभी एक पेशेंट आया था, तो शुगर भी है आणि स्टोन भी सर आवाज क्लियर करिए, आपके इसमें साउंड बहुत बज रहा है, आवाज ही नहीं आ रही क्लियर, आवाज क्लियर करिए आप। हाँ Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, have you any practical book written by you in English, sir? I am from Bangladesh. सर बांग्लादेश में डॉक्टर छबीलाल जोशी सर नेपाल में है, और डॉक्टर एक के पापुन सर है हमारे बांग्लादेश में, है ना। बहुत जल्दी इंग्लिश में भी मेरी बुकें आने वाली है, काम चल रहा है सर, है ना। बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदी में तो आ चुकी है, इंग्लिश में भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक कंफ्यूजन सब लोगों को रहता है कि डायरेक्ट हम लोगों को 19 से सिक्वेंशियल बनाना चाहिए, ड्रॉप मेथड से काम करना चाहिए। एक बार उस चीज को आप प्लीज क्लियर करिएगा। जितने देखो भी हम नए लोग हैं सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है उसमें। देखो मैंने अभी क्लियर यही तो बताया था मैडम, जहां पर न्यूट्रिशन देना है ना आपको, आप 19 का फॉलो करिए, बहुत ब्रिलियंट काम करेगा, ठीक नहीं है। नहीं सर, उसमें ड्रॉप मेथड जो लोग करते हैं ना कि 30 ml में 30 ड्रॉप से D6 हो गया, मैडम 40 ड्रॉप। मैं आपको एक क्लियर चीज बताता हूँ, कोई भी साइंस होता है ना, है ना, कोई भी साइंस होता है, इलेक्ट्रोमैथ को मान्यता मिलने का नहीं मिलने का मेन रीजन यही है। आप अगर कहते हो 30 ml में 30 ड्रॉप डाल दो, ये कौन सा साइंस है भाई, है ना, जी ये सर, कौन सा, वही समझ नहीं आता सर। ये साइंस नहीं है। आप इसको प्रिपेयर करके रखिए आपके क्लिनिक में, D4 D5 D6, ठीक है। आप देखो उदाहरण में आपको यही दिखा देता हूँ, है ना, ये देखो आप, ये D2 बेस्ड जी सर। मेडिसिन है ना, यही का यही मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो आप D7, ये लिखा हुआ है ऑर्गेनो बूस्टर C2 का D7, आप देख सकते हो, जी ठीक सर। है। ये बना के रखिए आप, है ना। कुछ लोग कहते हैं मेडिकल स्टोर खुलता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली कि जब आप प्रत्येक मेडिसिन का सिंगल बना के रखेंगे आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है, 19 एंड 147 केवल D10 और आपका 10th डायल्यूशन तक बना के रखिए, बस कुछ नहीं करना आपको। आपको अगर D6 देना है, D6 क्या क्या देना है, S2C1B देना, आप डायरेक्टली 10 ml तीनों मिला के दे दो, क्या दिक्कत है। आपको कभी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आप डायरेक्ट डालेंगे ना, तो डायरेक्ट डालने में किसी का ज्यादा ml गिर गया, किसी का कम गिर गया, वहां पर भी प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कम से कम ये है कि आप एक्यूरेट पोटेंसी बनाएंगे और एक्यूरेट रिजल्ट लेंगे, और इसका रिजल्ट आपके जो ड्रॉप सिस्टम से आप जितने भी लोग सिंगल बना के रखते हैं और यूज करते हैं ना, ड्रॉप सिस्टम से ज्यादा बेटर रिजल्ट लेंगे, और वो भी साइंटिफिक वे में लेंगे, ठीक है। तो सर मेरा तो यही है, मेरा यही है, ये मेरा पूरा पूरा लेबोरेटरियल है। मैं आपको अगर थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं पूरा, ये मेरा जो मैं खुद बनाता हूँ, ये मेरे प्रोटोकॉल से आप देख सकते हो, ये मेरा खुद का है। ये सारी चीजें मैं खुद के प्रिपरेशन पे ज्यादा बिलीव कर, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ जगह पर हमें पेटेंट मेडिसिन की जरूरत भी होती है, तो वहां पर हम लोग पेटेंट को जरूरत करते हैं, 2 ठीक है। मिनट। हेलो थैंक यू सर। सर। हेलो जी सर। गुड आफ्टरनून सर। जी खान सर बोलिए। जी सर, मैं थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है कि जी बोलिए। D1 पॉजिटिव, हाँ D2 न्यूट्रल हाँ और D3 नेगेटिव, तो सर ये D4 पॉजिटिव कैसे हुआ? सर, जितने भी लोग हैं ना इसी समस्या में ग्रसित हैं। आप देखिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जब आप
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। यही कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये एक्यूट पे काम करता है, सही है, ये क्रॉनिक पे काम करता है, करेक्ट जी, ये डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव पे डीजेनरेटिव काम करता है, सही और है ये कैंसर पे काम करता है। जी जी, मानते हो ना इस चीज को? बिल्कुल यस है ना। तो अब ये जो कैरेक्टर है ये D4 होता है, ये पॉजिटिव होता है, जी ये न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव होता है ना। अब जी ये जब D4 आएगा, ये जी। भी जब आप होम्योपैथ का पेरास्केल्स या क्वांटम थेरेपी देखेंगे ना, उसके जी। हिसाब से भी माना जाएगा, इसको न्यूट्रल माना जाएगा, इसको नेगेटिव माना जाएगा। यही चीज आगे इधर बढ़ाओगे, ये पॉजिटिव माना जाएगा, ये न्यूट्रल माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है। सर बात ये है कि D4 को जो है इसमें क्वांटिटी जो रेशियो आया वो तो सेम उससे कम आया ना, जो आपकी D3 है, D3 से D4 बना, तो उस हिसाब से तो नेगेटिव होना चाहिए ना ये। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपको जो मेडिसिन मिल रहा है ना इस स्टेजरिक एसेंस का, वो D4 के रूप में ही मिल रहा है। अगर आपको D4 मिल रहा है तो यहाँ पर आप जब नेगेटिव जाएंगे तो वो किधर जाएंगे? यहाँ पर आपको जब D4 देंगे तो आप जब डाइल्यूशन बनाओगे तो वो आप D5 को D4 बनाओगे जी यस, है ना, और फिर D6 को D5 बनाओगे D5 जी जी जी, है ना, और D7 को आप क्या बनाओगे? ये D6 बनाओगे, है ना। वहां पर कंफ्यूजन हो रहा है सर। नहीं कंफ्यूजन, फिर तो ये जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये सब नेगेटिव में आने चाहिए, पॉजिटिव तो सिर्फ एक ही होना चाहिए। D1, D2, D3 के बाद सब नेगेटिव में आना चाहिए सर, जी सब नेगेटिव जी ना, सब नेगेटिव में आएगा। कल बताऊंगा आपको इसका पूरा क्वांटम थ्योरी भी बताऊंगा। कुछ लोग तो कहते हैं D4 10th डाइल्यूशन हो गया, D5 जो है 20 या 30 हो गया, D6 100 हो गया। जी सर, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हम 10,000 तक पहुंच गए। मैं कल बताऊंगा आपको ये, है ना। तो वो बहुत कंफ्यूजन है। मैं तो सीधा क्वांटम थेरेपी को फॉलो करता हूँ। मैं ये कहता हूँ D1, D2, D3 जो होता है क्रू डिस्टेंस जो प्रैक्टिस करते हैं, ये एक्यूट में करिए, एक्यूट में बहुत अच्छा है। क्रॉनिक के लिए है ही नहीं सर, क्रॉनिक में कर दिया तो एग्रावेशन हो जाएगा। D5, D6 ये क्रॉनिक के लिए मास्टर है, इसलिए मैंने 1:9 का रेशियो जो फॉलो करते हैं क्रॉनिक डिसीज में इसका प्रयोग करिए, शानदार रिजल्ट आएंगे। लेकिन जब डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव होता है, मान लो थायराइड हो गया, गोइटर हो गया, गैंग्रीन हो गया, नेक्रोसिस वगैरह, हाँ, ये जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है D7, D8, D9 आप देख लो, जितने भी प्रोटोकॉल यही मिलेंगे आपको। और कैंसर में मैं जहां तक मानता हूँ D10 का रोल बहुत जबरदस्त है, शानदार रिजल्ट होता है। ठीक है, तो मैं वो थ्योरी को बिल्कुल छोड़ दिया सर, मैं क्योंकि हमने जो इस थ्योरी को पढ़ा है 50 मिलीसिमल पोटेंसी के लेवल पर, जब होम्योपैथ में पढ़ाया गया था, तब हमने उनसे ये क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने 1:9 रेशियो 7 तरह के रेशियो बताए थे, 1:9, 224, 147, 149, 199, 150,000 ऐसे करके 7 रेशियो पे डिस्कशन हुआ था। उसका पूरा क्वांटम थेरेपी बताया था कि इसको तोड़ा इतना आया, इसको तोड़ा इतना आया, इसको तोड़ा इतना आया, तो यहाँ तो माइनस में चला गया है, इसका जो मॉलिक्यूल माइनस में चला गया। जी जी जी, तो ये अगर D5, D6 तक आते आते 1000 पे चला गया सर, 1000 पे चला गया। जी जी ये तो कंफ्यूजन वाला काम है सर बहुत, क्योंकि हम तो यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की थ्योरी की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स का एडॉप्टेशन बहुत जरूरी होता है, कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम। ये हाइपर और हाइपर एक्टिव कंडीशन जो होती है ना इलेक्ट्रोमोपैथ में, इसलिए शानदार रिजल्ट दे रही है। जी 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 जी, थैंक यू सर। जी सर गुड इवनिंग। जी अनुषा मैम, कैसे हो सर? आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइव मिल रही हूँ, 3 साल से जुड़ी हूँ आपसे, फिर भी नए नए बात सीखने को मिलता है रोज। कुल मिलेगा मैम, कुछ नया आता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ ना, दे देता हूँ। हाँ जी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया, मैं कल और बताऊंगा, हाँ जी, कल कुछ नई चीज बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, यस सर, यस सर। जी मैं कल गॉड आपको ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। S130 का मैं कल आपको करीब करीब 40 डिसीज पे रिजल्ट बताने वाला हूँ, जो शायद मैंने कभी अपने ग्रुप में भी डिस्कस नहीं किया। S130 में 40 डिसीज को कवर कर रहा हूँ। S130 तो बढ़िया है सर एक्चुअली। जी बताऊंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दोस्तों, आज वीडियो आपको डाल दिया जाएगा सारे ग्रुपों में, फ्री है वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक